क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको जैसे 11th है ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको गिवन है x प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको √2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 लगाना है इसमें। तो मतलब x की जगह आपको √2 का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो जैसे हमने 11 क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे कि दोनों को हम बायनोमियल से एक्सपैंड करेंगे, उनकी कॉमन टर्म्स को काटेंगे जो भी सब्ट्रैक्ट होती होंगी, और उसके बाद हम जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा हम उसका इस्तेमाल करके x की वैल्यू पुट कर देंगे बस उसके अंदर, और कुछ नहीं करेंगे। तो पहले मैंने लिया x प्लस 1 रेज टू पावर 6, इसको मैं एक्सपैंड करूंगी और फिर x माइनस 1 को भी इसके नीचे एक्सपेंड करूंगी, और फिर उनकी जो कॉमन टर्म्स होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है तो हम नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज नहीं करेंगे, हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस 1 रेज टू पावर 6 है तो ये आया हमारे पास में 6c0 x रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 x रेज टू पावर 5 प्लस 6c2 x रेज टू पावर 4 6c3 x रेज टू पावर 3 6c2 x रेज टू पावर 2 6c4 x रेज टू पावर 4 6c5 x प्लस 6c6 ये आ गया। और सेम हमारा जो यहाँ पर होगा वो x माइनस 1 का होगा एक्सपेंशन, बस साइन का फर्क होगा। जहां पर माइनस जहां पर 1 की वैल्यू का मतलब b की वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो ऑड नंबर्स ऑड पावर्स आएंगी जिसमें वो सारे के सारे नेगेटिव होते जाएंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर 6 हमारे पास है तो ऑल्टरनेट टर्म्स हमारी नेगेटिव होती जाती है। 6c0 x रेज टू पावर 6, ठीक है, इसमें हमारे पास में पावर थी 0, 1 की पावर थी 0। अब इसके बाद जितनी भी होंगी ना तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे आएगी। तो 1 में तो 0, 1 में तो माइनस आ जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो 6c1 x रेज टू पावर 5 प्लस 6c2 x रेज टू पावर 4 माइनस 6c3 x रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 x रेज टू पावर 2 माइनस 6c5x प्लस 6c6। अब क्योंकि इसके बीच में एडिशन का साइन है तो हमें नीचे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें से जो कॉमन टर्म्स ऑपोजिट साइन के साथ हैं वो कट जाएंगी। जैसे 6c1 और ये दोनों कैंसिल हो गई, उसके बाद 6c3 वाली भी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और 6c5 वाली भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास में ये बचा 2 को हम पहले, क्योंकि दो टर्म्स आएंगी ऐड होकर तो हमने ऑलरेडी 2 बाहर लिख दिया, और 6c0 x रेज टू पावर 6 प्लस 6c2 x रेज टू पावर 4 प्लस 6c4 x रेज टू पावर 2 प्लस 6c6, ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें हमें जो अगली वैल्यू है वो है √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ठीक है। √2 प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 रेज टू पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, बस एक x की जगह आपने √2 यहाँ पर पुट किया है और आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 6c0 √2 पावर 6 6c2 √2 पावर 4 6c4 √2 पावर 2 प्लस 6c6, ठीक है। अब ये है 2 तो बाहर ही रहने दो, 6c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और √2 की पावर 6 का मतलब है 2 की पावर 3 तो ये आ जाएगा आपके पास में 8। फिर है 6c2 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले भी निकाला था, 6c2 की वैल्यू 15 होती है। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 5 4 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल काट दिया, 2 3 15 फैक्टोरियल हमारे पास में 15 इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया 15 इंटू में √2 रेज टू पावर 4 है, यानी कि 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, 15 मल्टीप्लाई 4 प्लस
6c4 की वैल्यू भी यही है, 15 ही आएगी। तो ये हो गया हमारे पास में √2 की पावर 2 यानी कि 2 प्लस 6c6, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो अब इन्हें ऐड कर लो, 2 8 प्लस 15 फोर हो गया आपका 60, 15 फोर 30 प्लस 1 ये। अब इनको ऐड करो 60 और 30 तो 90 हो गया, 90 और 8 98 और प्लस 99, 99 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 198। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा आपको इसमें है तो वही भाई बाइनोमियल ही आपको अप्लाई करनी है, तो आपको सभी जगह का पता है कि 9 रेज टू पावर प्लस n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म है ये पूरी 64 से डिविजिबल है। 64 से डिविजिबल का मतलब हुआ कि इसकी हर टर्म में से आप 64 को कॉमन ले सकते हो, मतलब हर टर्म में 64 का फैक्टर बनता ही बनता है। तो वो हमें चाहिए कि ये कुछ इस तरीके से आए कि जो हमारे पास जो इसकी एक्सपेंशन आए ना उसमें हर टर्म में कम से कम 64 तो फैक्टर हो ही। तो 64 फैक्टर आए इसके लिए हमें 8 की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 8 तो होना चाहिए, 8 की पावर 2 बनेगी तभी 64 बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि हमारे पास में यहाँ पर 8n है, तो 8n को काटने के लिए भी हम जब बाइनोमियल थ्योरम में इनकी एक्सपेंशन बनाएंगे तो हम इसको 8 और 1 की टर्म में अगर लेंगे तो हमारे चांसेस है कि हम 8n हमारे पास में टर्म आ जाए जिससे कि ये कट जाए। ठीक है कुछ चीजें हम जब देखकर चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, पहले उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब 8n और 9 हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है तो देखो 9 से तो चांसेस है हमारे पास कि 9 का स्प्लिट करेंगे तो 9 का 8 प्लस 1 तो इसका स्प्लिट बन जाता है, और 8n ऐसी टर्म है जो कि आपको बाइनोमियल में मिल जाएगी अगर हम 9 का एक्सपेंशन करें बाइनोमियल के थ्रू। तो पहले हम 9 का एक्सपेंशन कर लेते हैं, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 है। ठीक है, इसको मैंने 8 प्लस 1 होल रेज टू पावर n प्लस 1 बना दिया। अब इसमें से आप देखोगे कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कैसे आएगी n प्लस 1 c नॉट इंटू में 8 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस n प्लस 1 c1 8 रेज टू पावर n, एक एक कम होता जा रहा है ना, n प्लस 1 से n पे पहुंच गया, प्लस n प्लस 1 c2 8 रेज टू पावर n माइनस 1, एक एक कम होता जा रहा है, लास्ट में पहुंच जाएंगे। लास्ट में पहुंच के ना हमारे पास में लास्ट की 2 या 3 टर्म बनाना बड़ी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें ना ये जो ये पोर्शन है ना इसको इरेज करना है किसी भी तरह से। तो क्योंकि ये तो किसी भी कीमत पे आपको 64 का फैक्टर देता ही नहीं है, तो ये अगर इरेज हो जाएगा तो हमारे शायद चांसेस है कि हमारे पास 64 के फैक्टर्स आ जाए बाकी की बची हुई टर्म्स में से, तो इसकी कुछ टर्म्स कटनी चाहिए। तो वो जो लास्ट की टर्म्स है ना उनमें से ही कट सकेगा कुछ जो कटेगा, तो लास्ट में पहुंच जाते हैं। लास्ट की टर्म से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे लास्ट की टर्म क्या बनेगी इसकी n प्लस 1 c n प्लस 1। ठीक है, उससे पहली टर्म क्या बनेगी n प्लस 1 सी एन इंटू में 8, और उससे भी पहली टर्म क्या बनेगी n प्लस 1 सी एन माइनस 1 8 स्क्वायर। उल्टा चले हैं हम यहाँ पर, लास्ट में आते आते जैसे घटता जा रहा है n प्लस 1 है फिर n है फिर n माइनस 1 है एंड सो ऑन, घटता जाएगा। तो लास्ट में आके जो 8 की पावर है वो तो 0 हो जाती है, 8 की पावर 0 अगर मैं लिख दूं तो उसकी जरूरत नहीं होती, लास्ट में वो 1 रह जाता है, और उससे पहली वाली 1 होगी और उससे पहली वाली 2 होगी और उससे पहले वाली 3 होगी एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। तो हमने क्या किया ना लास्ट की टर्म्स को लिख लिया, क्योंकि हमें नहीं पता n कहां तक जा रहा है और हमें जो है ना 8 n और 9 को इसमें से किसी तरह से हटाना है, तो हमने लास्ट की 3 टर्म्स लिख ली। अब हम इनको खोलेंगे, जो फर्स्ट टर्म्स है उनको तो रहने दो जैसे भी हैं हो, तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे तो सही। फर्स्ट टर्म है एन सी नॉट 8 रेज टू पावर n प्लस 1, सेकेंड टर्म है n प्लस 1 c1 8 रेज टू पावर n,
एंड सो ऑन, लास्ट की टर्म पे पहुंच गए। लास्ट की 3 टर्म्स है, तो ये वाली टर्म लिखी हमने n+1 Cn-1 8⁻², प्लस n+1 Cn। देखो ये जो टर्म है ये कौन सी वाली टर्म बनती है, ये बनती है NCn-1। NCn-1 का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा n होती है, या हम निकाल के भी देख सकते हैं। हम इसको निकाल के देखेंगे तो क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, है ना, और फिर n+1 माइनस n फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास में वैसे भी n+1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ये वाली टर्म, ये जो टर्म है n+1 Cn, ये जो है वो NCn-1 वाली टर्म बन रही है, जिसकी वैल्यू n+1 आनी चाहिए। तो हमने किया n+1 इंटू में 8 प्लस n+1 Cn, ये कौन सी टर्म होती है, ये होती है NCn की इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गई प्लस। ठीक है, ये दो चीजें आ गई आपके पास में। अब इसको आप खोलो तो ये हमारे पास में क्या बनता है, 8n + 8 + 1। अब देखो ये क्या बन गया, 8n + 9 बन गया भाई। लास्ट की जो 2 टर्म्स है ना, वो उसने हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये जो टर्म आई ना, ये इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये n9⁻n+1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में ये आया, लिखेंगे हम इसे प्रॉपरली तो ये होगा 9⁻n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा, n+1 C0 8⁻n+1। आगे वाली टर्म्स लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसको हम कैलकुलेट करके फाइनल में लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ से बढ़ाकर लास्ट में आए, तो हमारे पास में ये थी n+1 Cn-1 8⁻² प्लस 8n + 8 + 1 माइनस 8n माइनस 9, है ना। तो 8n से तो 8n कट गया, और 8 + 1 से कट गया हमारा 9, और बाकी की टर्म्स क्या बची, तो जो टर्म्स थी उनमें तो 8 की पावर बड़ी बड़ी है, जो सबसे छोटी पावर है वो हमारे पास में 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर का मतलब हुआ ना 64। 64 हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी की पावर तो ज्यादा है ना, 8 की पावर तो घटती जा रही थी, लास्ट में आके जो सबसे छोटी पावर थी वो हमारे पास में 2 बची थी। तो इसका मतलब हम हर टर्म में से 8 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से 8 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास में n+1 C0 8⁻n-1 एंड सो ऑन हो जाएगा, लास्ट में n+1 Cn-1 रह जाएगा। यानी कि हम बाहर जो है वो 64 कॉमन ले सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो टर्म है वो 64 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। समेशन r = 0 अप टू n 3⁻r NCr = 4⁻n। हमें ये इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वही LHS RHS वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में हम जब r की वैल्यू 0, ये जो है ये समेशन है, ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाएगी, तो पहले हम LHS ले लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर RHS की करेंगे, और दोनों को फिर इक्वल हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे r की वैल्यू पुट करना, तो NC0 3⁻0 प्लस NC1 3⁻1 प्लस NC2 3⁻2 प्लस NC3 3⁻3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में पहुंचेंगे हम, तो हमारा हो गया NCn 3⁻n। ठीक है, ये तो हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ताकि हमारे पास में दोनों सिमिलर टाइप की टर्म्स आ जाएं। तो RHS क्या है हमारे पास में, RHS है 4⁻n। अब जो ये है ना 4⁻n, इसको हमें पता है कि हमें बायनोमियल का इस्तेमाल इसमें करना है, और जो 4 है उसे देखो यहाँ पर हमारे पास में सब जगह ना 3 है, और
1 अगर हम इसमें लगा दें तो बायनोमियल में तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम अगर इसको 4 को ना 3 + 1 में स्प्लिट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पर। और इसको मैं 3 + 1 मैंने स्प्लिट किया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए ना तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स है वो क्या है, 3⁻0 है, यहां से स्टार्टिंग है। इसका मतलब अगर मैं इसे 3 + 1 को मैं 1 + 3 लिख दूं तो मेरा काम वैसे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जो है ना ये जो टर्म्स हैं ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगी। कैसे आएंगी कि यहाँ पर फिर मेरा ना a = 1 और b = 3 हो जाएगा, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। और मैं जो बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करूंगी तो फिर मेरे पास में सिमिलर टर्म्स आएंगी। अगर मैंने 3 + 1 लिखा होता तो मेरी जो पावर है ना 3 की वो 3⁻n से स्टार्ट होती। बस मैंने इसे 1 + 3 कर दिया, पलट दिया, उससे क्या हुआ कि मेरे पास a की वैल्यू 1 बन गई और b की 3 बन गई, तो वो सिमिलर बन गई। अल्टीमेट वैल्यू दोनों की सेम ही आती, लेकिन हमें क्योंकि इस एक्सटेंशन का इस एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना है, जो हमारी LHS है उसको इक्विवेलेंट इसको प्रूव करना है, तो मैंने इसीलिए इसको 1 + 3 लिया है। अब यहाँ पर मैं बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करूंगी और फिर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, NC0। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने a = 1 लिया है, तो 1⁻n का मतलब ही नहीं बनता कुछ भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो इसीलिए हम उसको मेंशन नहीं करते, पर फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। NC0 इंटू में 1⁻n इंटू में 3⁻0 प्लस NC1 1⁻n-1 3⁻1 NC2 1⁻n-2 3⁻2 एंड सो ऑन। मैं आगे आगे एक्सटेंड करके लास्ट टर्म पे पहुंची तो मेरे पास आ गया NCn 1⁻0 और 3⁻n। ठीक है, अब इसमें से 1 को हटा देंगे, 1 की क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं है उसकी वैल्यू से, तो ये हमारे पास में आ गया NC0 3⁻0, NC1 3⁻1, NC2 3⁻2 एंड सो ऑन। लास्ट की टर्म आ गई NCn 3⁻n। अब आप देखो कि आपकी जो LHS और RHS है ना दोनों इक्वल हो गई। कंपेयर कर लो, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, कंपैरिजन करके पता लग रहा है कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अब इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी कह सकते हैं, या हम LHS RHS भी कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is equal to RHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, LHS और RHS हमारे इक्वल आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14।